दे अगर। आ रही है। सही हो गया। सो बेसिकली आज का एजेंडा ये है कि आज हमें CSS स्टार्ट करनी है और बेसिक गिटहब की हम कुछ बेसिक गिटहब के बारे में पढ़ लेंगे कि क्या क्या चीज़ें होता क्या है और आप उसको किस तरह अपने PC पे अपने लोकल इंस्टॉल कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद कि व्हाट इज़ गिटहब, गिटहब है क्यों, क्या होता है, अगर गिटहब गिटहब होता है क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है उसको, अगर किसी को नॉलेज उस बारे में। सही। गिटहब एक वर्जन कंट्रोलिंग टूल है जिस पे आप कोड अपना होस्ट करते हो और अपने कोड को मैनेज कर रहे हो, तो वर्जन्स बन रहे होते हैं आपके। सो बेसिकली इट्स फॉर कोडिंग, मेनली कोडिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, जिसमें आप एक पीस ऑफ कोड लिखते हो, यानी कोई पर्पस होता है किसी भी कोड का, और फिर उसे आप एक जगह पर पुश कर देते हो, गिटहब पर पुश करते हो, जो कि वहाँ पे मैनेज हो रहा होता है कोड। इसके बाद गिटहब के फ़ायदे वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं बेसिकली ये स्लाइड भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली एडवांटेजेस आपको इसमें यहाँ पे बता रहे हैं कि यूज़र बेस होता है कोड इवैल्यूएशन। आप मल्टीपल लोग एक ही गिटहब रिपोजिटरी पे, यानी एक कोड बेस पर मल्टीपल लोग कोलैबोरेट कर लेते हैं और अपने अपना जो भी जिसको टास्क मिला होता है वो अपने अपने तौर पर वो अपना काम कर लेता है और फिर एक जगह जाकर कोड मैनेज हो रहा होता है। सही। इसके बाद आ जाते हैं गिटहब को अपने लोकल PC में इंस्टॉल किस तरह करना है। तो मैंने गिटहब का एक लिंक दिया हुआ है स्लाइड में, गिट SCM के नाम से, और अपने PC के हिसाब से आप लोग अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप सिलेक्ट करके और क्लिक करके और डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अपने PC के हिसाब से। मेरे पास वैसे डाउनलोड हुआ हुआ है, मैं एक बार आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि किस तरह करना है। इसके बाद जब आपके पास ये गिटहब डाउनलोड हो जाए और आप उसको रन कर लें अपने लोकल PC में, फिर आपको अपना गिटहब क्रेडेंशियल्स डालने पड़ते हैं। तो github.com पे आप जाएंगे और अपना अकाउंट, अगर नहीं बना हुआ किसी का तो वो अपना अकाउंट बना लेंगे, और जिनका बना हुआ है वो लॉगिन करके और अपने लोकल PC में आप आएंगे, CMD लिखेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके, और यहाँ पर आप ये दो कमांड्स हैं, git config --global user.name, और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आपका गिटहब का यूज़र नेम है, या तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा गिटहब का यूज़र नेम, या तो आपके नाम के साथ यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप ये यूज़र नेम कमांड प्रॉम्प्ट में डालेंगे, ठीक है, इस जगह पर इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर। लेट्स सपोज गिट कॉन्फिग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिस तरह मेरा है यूज़र नेम हादी हादी हैदर 055। सो मैं एंटर करूँगा, मेरा यूज़र नेम सेट हो जाएगा इस PC पे लोकली। इसके बाद मैं अपना ईमेल एड्रेस, जो भी मेरा ईमेल एड्रेस है जिससे मैंने गिटहब अकाउंट रजिस्टर किया होगा, वो डाल के मैं अपना लोकल PC पर गिटहब को एक्सेस कर सकता हूँ। इसके बाद गिट रेपोजिटरी होती क्या है, गिट रेपोजिटरी कैसे बनाते हैं, इस पर एक डिटेल्ड मैंने डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों से लिंक में शेयर किया होगा, वो भी आप देख सकते हैं। वरना मैं यहाँ पे अपने गिटहब अकाउंट से शो करवा देता हूँ प्रैक्टिकली, कि यहाँ पर एक ऑप्शन है प्लस का साइन बना होगा और यहाँ लिखा होगा न्यू रेपोजिटरी। आप न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं और मैं कोई भी नाम दे देता हूँ कि GDSC बूटकैम्प। इसके बाद डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर है, और एक यहाँ पे ऑप्शन है पब्लिक या प्राइवेट रखने का, कि आप अपनी रेपोजिटरी को या तो पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक रखेंगे तो कोई भी आपकी गिटहब प्रोफाइल पर आएगा और इस रेपोजिटरी को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है कि इसमें क्या कोड है, क्या चीज़ है। और प्राइवेट रखेंगे तो वो सिर्फ या तो आपके पास विजिबल होगा, या तो जिसको आपने कोलैबोरेटर रखा होगा, यानी आपने इनवाइट किया होगा अपने रेपोजिटरी में, वो देख सकते हैं खाली। और इसके बाद
ये सारी चीज़ें बेसिक हैं कि रीडमी फाइल, एक बेसिक रीडमी फाइल क्रिएट कर देगा जिसकी एक्सटेंशन होगी .md। आप रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे, आपके पास ये रेपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। अब इसको अपने पीसी पर किस तरह यूज़ करना है, आपको इस पर कोड किस तरह आप अपलोड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने एक फोल्डर बना लिया और यहाँ पे मैंने आके, यहाँ पर आके ये एक लिंक दिया हुआ है, मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पर आके मैंने लिखा गेट क्लोन। जब मैं गेट क्लोन लिखूंगा ना, इसका मतलब ये है कि ये जो गिटहब पर रेपोजिटरी है उसकी सेम कॉपी एज इट इज मेरे लोकल पीसी पर आके लोकल पीसी में आ जाए, सेव हो जाए। तो मैंने लिंक पेस्ट किया और क्लोनिंग इनटू जो भी मैंने फोल्डर एंटर किया था और उसमें आके ये एक फोल्डर बन गया होगा जिसका नाम है GDSC बूट कैम्प, जो कि मैंने रेपोजिटरी का नाम रखा था। मैंने क्लिक किया, मैंने ओपन विद कोड किया और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मेरे पास एक readme.md की फाइल क्रिएट हुई भी है जो कि डैशबोर्ड में भी मुझे शो हो रही है। अब लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये कोड, मैं कोई एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.html की, और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं जितना भी कोड लिखूँ ये चले जाए गिटहब पर, यहाँ इस जगह पर readme.md के साथ साथ एक और फाइल आ जाए index.html की। तो वो किस तरह होगा, मैंने टर्मिनल खोल लिया। यहाँ टर्मिनल पे आएंगे, आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर लेंगे या तो शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है Ctrl+Shift+Tilde के नाम से। इसके बाद आपने लिखा गेट और ऐड। आपके पास VS कोड में एक एक्सेसिबल होता है, यहाँ पे एक आइकन दिया हुआ है गिटहब का, गिट का। सो यहाँ से आप या तो स्टेज जितनी चेंजेस आपने किए ना, लेट सपोज मेरे पास इससे पहले सिर्फ readme.md की फाइल थी, अब मैंने एक फाइल क्रिएट की index.html और यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि भाई आपने चेंजेस किए हैं अपने कोड बेस में, और वो क्या चेंज है कि आपने index.html की पूरी फाइल क्रिएट की। इससे पहले कुछ भी नहीं था और इसके बाद आपने क्या ऐड किया है, ये पूरा एमिट एब्रीविएशन आपने ऐड की है। मैं चाह रहा हूँ ये गिटहब पर अपलोड हो जाए। मैं हादी जी जी मैसेज चेक कर लें चैट पे। सही, मैं दोबारा इसे रिपीट कर देता हूँ। लेट्स सपोज आई गेस, सर डाउनलोड करने के बाद क्या करना है वो समझा दे वहाँ। ठीक है, आपने गिटहब से यहाँ से डाउनलोड किया। मैं थोड़ा आराम आराम से कर, हम भी स्टेप्स थोड़े कर ले फॉलो। सही, मेरे पास यहाँ पे गिटहब डाउनलोड हो गया था। मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ इंस्टॉल, और ये मेरे पास इंस्टॉल हो रहा होगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से मैं नहीं चाह रहा कि यहाँ पे मैं दोबारा से इंस्टॉल करूँ। ठीक है, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी, आप इंस्टॉल कर लें। आई गेस 2-3 मिनट लेगा, इससे ज़्यादा तो लेगा नहीं। मैं यहाँ पे रेपोजिटरी डिलीट कर देता हूँ। सही हो गया, ठीक है। ठीक है, आई गेस सबके पास इंस्टॉल हो गया होगा। मैं दोबारा से पिछली स्लाइड पर आ जाता हूँ कि आपने जब अपने पास गिटहब इंस्टॉल कर लिया तो इसके बाद आप गिटहब के क्रेडेंशियल्स अपने पास अपने लोकल पीसी में एंटर करेंगे, जो कि आप किस तरह कर सकते हैं। आप अपने पास विंडोज़ का बटन दबा के CMD लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास कमांड शेल खुल जाएगा और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। आई गेस ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास विजिबल होगा। सही,
ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे दो कमांड्स हैं जो क्या है गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल, जो कि ग्लोबली आपके यूज़र नेम को सेव कर देगी गिटहब के, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये गिटहब अंडरस्कोर यूज़र नेम है। यहाँ आप अपना यूज़र नेम लिखिए, या तो यूआरएल में आ रहा होगा, अगर यूआरएल से आप ना करना चाहें तो आपके नाम के नीचे बिल्कुल नीचे आ रहा होगा यूज़र नेम। तो आप इसी को कॉपी करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे। लेट्स सपोज मैं और यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम लिख देता हूँ जो कि मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैंने एंटर किया। ठीक है, ओके। मैंने इंस्टॉलेशन आदि छोड़ दी थी, इस वजह से मसला आ गया है। वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। इस इन बिटवीन किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें जब तक इंस्टॉल हो रहा है। मैं आया, मैंने दोबारा से गिट की कमांड इंस्टॉल की और आपके पास सही। अब मैं आया, मैंने ये वाली कमांड अपने पास और यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम टाइप कर दिया, आदि है 05। ये मेरा यूज़र नेम मेरे लोकल पीसी में सेव हो गया। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जिस ईमेल एड्रेस से आपने अपना गिटहब अकाउंट साइन अप किया था उस वो ईमेल एड्रेस यहाँ टाइप कर देंगे, जिस तरह मैंने अपना टाइप कर दिया, और आप एंटर कर देंगे। इसके बाद से आपके पास गिटहब आपका एक्सेसिबल होगा, आप लोकली अपने टर्मिनल से गिटहब को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि रेपोजिटरीज क्या होती हैं। यहाँ तक तो आई गेस सबको क्लियर होगा। अच्छा भाई, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको ये दो कमांड्स हैं, ये आप लोगों को इनिशियलाइज करनी है। इसके बाद रेपोजिटरीज पे आ जाते हैं कि रेपोजिटरीज किस तरह क्रिएट करते हैं और होती क्या है। रेपोजिटरीज आपका एक कोड बेस है। लेट सपोज आप प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट समझ लो एक रेपोजिटरी होती है इन बेसिक। ठीक है, तो आपने उस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है एक रेपोजिटरी में। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू रेपोजिटरी क्रिएट की जिसका नाम रख दिया मैंने DTSC बूटकैम्प। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन अपने तौर पर ऐड कर सकते हैं, इट इज़ ऑप्शनल। इसके बाद आप अपने रेपोजिटरी की एक्सेस डिफाइन कर सकते हैं, भाई या तो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल रखना है या तो प्राइवेट रखना है। मैं प्राइवेट रख रहा हूँ इसको फॉर द टाइम बिंग। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रीडमी की फाइल ऐड करनी है या नहीं, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई ऐड कर दे ये एक रीडमी की फाइल जो कि एम्प्टी होगी, जिसमें कुछ भी नहीं होगा सिवाय इस रेपोजिटरी के नाम के। मैंने क्रिएट की, सही हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने कोड पे क्लिक किया और यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है जिसको मैंने कॉपी कर लिया, और मैं अपने लोकल यहाँ पे आके मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, लेट्स सपोज लर्निंग गिटहब। सही, मैं यहाँ आया, मैंने और मैंने यहाँ पे लिखा गेट। आप एक बार चेक भी कर लेंगे अपने पास कि लोकली आपके पास गेट इनिशियलाइज हुआ है या नहीं। तो आप गेट लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास ये बहुत सारी कमांड शो हो रही होंगी जो कि एज अ हेल्पिंग आपके शो हो रहा होगा कि भाई कि क्लोन किस लिए होता है, इनिट किस लिए होता है, ऐड, ये सारी चीज़ें।
इन डेप्थ अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें फॉर द टाइम बिंग यूज़ होगी हमारे लिए, वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ये जो रेपोजिटरी है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास लोकली अपने पीसी पे मेरे पास आ जाए, क्लोन हो जाए, सेव हो जाए। तो मैं यहाँ से लिंक कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ आया, मैंने लिखा गिट क्लोन, यानी कॉपी कर दे, बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसकी एक कॉपी मेरे पास बना दें। और मैंने वही लिंक जहाँ कॉपी किया था, अब यहाँ पेस्ट करके मैंने एंटर किया, लिखा हुआ आ गया क्लोनिंग इनटू GDSC बूटकैम्प। और अब मैं यहाँ पे अपने फोल्डर में आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ आ रहा है जिसमें सिर्फ एक फाइल है, ठीक है। मैं यहाँ आया, मैंने ओपन विद कोड किया, मेरे पास यहाँ पर एक फोल्डर है जिसके अंदर लिखा हुआ है, जिसके अंदर एक फाइल है readme.md, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं HTML मैंने पढ़ लिया, तो मैं HTML की एक फाइल बनाऊँ और अपने पास गिटहब पे पुश कर दूँ। तो मैंने एक फाइल क्रिएट की index.html, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक एमिड एब्रीविएशन से HTML टेम्पलेट जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर एक गिट का आइकन है जिसपे 1 लिखा हुआ है। अब 1 क्यों शो हो रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चेंजेस, कि भाई आपने एक चेंज किया है अपनी गिटहब में, ठीक है। आपने अपनी रेपोजिटरी में एक चेंज किया जो कि अभी लाइव नहीं हुआ, आपके पास सिर्फ लोकल चेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे वो शो भी कर रहा है कि आपके पास ये चेंज है। लेट सपोज मैं readme.md में भी कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ GDSC की जगह, GDSC के साथ मैं लिख देता हूँ UIT, ठीक है। अब मेरे पास साइड पे 2 लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे बता रहा है कि 2 जगह चेंजेस हैं। एक readme.md की फाइल के अंदर आपने यहाँ पे UIT लिख दिया, ये एक चेंज है, और एक index.html की आपने पूरी फाइल क्रिएट की। मैं चाह रहा हूँ यार ये दोनों फाइल्स, ये दोनों चेंजेस गिटहब पे मेरे पास रिफ्लेक्ट हो जाए। ये किस तरह होंगी, इसकी कमांड्स हैं, वो भी कमांड से भी मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी जितनी भी चेंजेस है वो हेलो, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सही। अच्छा, ये जो है माइक, काइंडली आप भाई माइक बार बार मैं शायद आई गेस म्यूट हो रहा हूँ। लास्ट पॉइंट बता दीजिएगा कि कहाँ पे मैंने लीव किया था। आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी आ रही है? सही। अच्छा, आप लोगों के पास माइक का एक्सेस है सबके पास? सो जैसे ये हादी अपना माइक यूज़ कर रहे हैं ना क्लिक करके, तो ऐसे ही आपके पास माइक का आ रहा होगा आइकन बना हुआ। सही, तो मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी आई गेस। जी, जी। सही। तो लास्ट पॉइंट मैंने ये रिपीट करना है कि भाई गिटहब पे चेंजेस आप बता रहे हैं वो किस तरह हुई हैं, ठीक है। तो आप अपने VS कोड पर आएंगे तो आपके पास एक साइड पे एक आइकन होगा, गेट का एक आइकन बना हुआ है जिस पर रिफ्लेक्ट हो रही है 2 चेंजेस क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है कि मैंने एक readme.md की फाइल में एक UIT लिख दिया है और एक index.html की फाइल बना दी है, और ये चेंजेस मेरी गिटहब रेपोजिटरी में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, ये सिर्फ लोकली मेरे पास चेंजेस है। तो मैंने इसको क्या किया, स्टेज कर दिया। अब स्टेज से ये होगा कि अब ये रेडी टू कमिट है, रेडी टू मूव है रेपोजिटरी में जाने के लिए, गिटहब डैशबोर्ड पे जाने के लिए। तो मैंने यहाँ से एक कमिट मैसेज टाइप कर दिया कि मैंने क्रिएटेड index.html फाइल, ठीक है। आप यहाँ से भी आप कमिट, आपके पास एक ऑप्शन होगा कमिट एंड पुश, ठीक है। आप कमिट एंड पुश पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली चेंजेस आपकी गिटहब डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है।
ये तो था आपका इस तरह। अब मैं आपको कमांड से बता देता हूँ कि कौन सी कमांड यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ हो जाएंगी। तो मैं इन दोनों फाइल को एक साथ स्टेज करना चाहता हूँ, तो इसकी एक ऐड डॉट, इससे क्या होगा वो आई गेस होगा, इससे ये होगा कि आपकी ये दोनों फाइल्स वो स्टेज कर देगा। मैंने गेट ऐड ऑल लिखा, इसके लिए आपको मैंने एक गिटहब रेपोजिटरी इनिशियलाइज कर दी, ठीक है, और मैंने लिख दिया अच्छा मैं इस फोल्डर को एक्सेस करना चाह रहा हूँ और मैं टर्मिनल पे फोल्डर लर्निंग गिटहब पे हूँ, तो मैं नेक्स्ट फोल्डर पे आने के लिए लिखूंगा cd/dd/sc, मैं आ गया। अब मैंने लिखा git add all। अब ये यहाँ पे आप देखेंगे चेंजेस से हटकर अब स्टेज्ड हो गए हैं ये चेंजेस। मैंने लिखा गेट कमिट -m, कमिट स्टैंड्स फॉर आप कोई कमिट मैसेज लिखना चाह रहे हो, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप देंगे कि आपने क्या काम किया है। मैंने लिख दिया क्रिएटेड इंडेक्स HTML, मैंने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किया। अब ये स्टेज से चेंजेस गायब हो गई हैं, अब मेरे पास कोई भी चेंजेस मौजूद नहीं है, और मैसेज गिटहब से मैंने कमिट भी कर दिए चेंजेस। अब मैं अपने डैशबोर्ड पे आके रिलोड भी कर रहा हूँ ना, तो मेरी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुई, इसलिए अब तक रिफ्लेक्ट नहीं हुई। इसके लिए मुझे एक चीज़ करनी पड़ी, गेट पुश और मेन यहाँ पे एक ब्रांच है, ठीक है। अभी इन डेप्थ नहीं जाऊँगा कि क्या ब्रांचेस वगैरह क्या होती हैं, सिर्फ इन बेसिक ये एक मेन ब्रांच है, वहाँ पे मुझे अपना कोड को पुश करना है। तो मैंने गेट पुश ओरिजिन मेन किया और यहाँ पे चेंजेस पुश हो गए। अब मैं रिलोड करूँगा अपना डैशबोर्ड, तो मेरे पास चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि मैंने index.html की फाइल बनाई थी और readme.md। अब मैं कमिट्स में आऊँगा ना, तो मेरे पास कमिट लिखा हुआ है कि क्रिएटेड index.html, और यहाँ पे मेरे पास चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि भाई आपने ये चेंजेस की थी। अब लेट्स सपोज आप लोग हमारा कोड जब हम लाइव करेंगे कि जितनी भी क्लासेस में, जितने सेशंस में हम कोड अपने गिटहब पे पुश करेंगे, तो आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि भाई इस अकाउंट से आप गिटहब के कोड को बूट कैम्प के कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप वहाँ जाकर ये फोक के आइकन पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास इस रेपोजिटरी का अपने पास एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब कॉपी क्रिएट होगी, वो आपके रेपोजिटरी आपके गिटहब अकाउंट पे जाके क्रिएट होगी, और उससे हमारी रेपोजिटरी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो मैंने यहाँ कोई और अकाउंट, जैसे मैंने यहाँ पे फॉक क्रिएट किया, मैं अपनी रेपोजिटरी को फॉक नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं एज दिखा रहा हूँ कि आप फॉक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह कुछ आएगा, और आप क्रिएट फॉक पे क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल सेम एज इट इज रेपोजिटरी की कॉपी आपके गिटहब अकाउंट पर आ जाएगी, ठीक है। और फिर वहाँ से आप डायरेक्टली इस तरह गिट क्लोन कर लेंगे, लिंक कॉपी करके और गिट क्लोन करके अपने पास इनिशियलाइज कर लेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल हो। अगर किसी को कोई सवाल हो, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, समरी बेसिकली गिटहब क्या होता है? गिटहब वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, वर्जन कंट्रोलिंग का टूल है, ठीक है, जहाँ पे आप अपने कोड को पुश करते हैं और मल्टीपल कोलैबोरेटर्स आके एक ही कोड बेस में मल्टीपल डिफरेंट टास्क पर काम कर सकते हैं और एक अपने कोड को मैनेज कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस और डिफरेंट फॉर्म्स में।
ठीक है। आप अपने गिटहब गिट को लोकली इंस्टॉल किस तरह करेंगे मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। फिर अपने पास किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। इसके बाद किस तरह गिट रेपोजिटरी क्रिएट करनी है मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि वो प्रॉपर स्टेप्स बता रहे हैं कि किस तरह आप गिट रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा मेन टॉपिक आज का, CSS, जो कि लास्ट क्लास में कल हमने HTML तकरीबन पूरा कंप्लीट कर लिया था। फॉर्म्स तक लास्ट चीज़ हमने जहाँ पे क्लियर की थी, बल्कि ऑडियो और वीडियो तक हमने लास्ट पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे CSS। तो मैं यहाँ पे आके सेशन 3 ठीक हो गया। मैं यहाँ पे आया, मैंने एक HTML का टेम्पलेट क्रिएट कर दिया। मैंने लाइव सर्वर से ओपन कर दिया। ठीक है, सही। अब आ जाते हैं स्लाइड्स पर वापस कि CSS होता क्या है। तो व्हाट इज CSS? CSS क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। इन थ्योरी में अगर हम देख लें तो कास्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं क्या। HTML हमने पहले भी डिस्कस किया कि HTML क्या होता है। वेबसाइट का एक स्केलेटन है, ढांचा है, जिसमें कोई भी स्टाइलिंग नहीं है, कोई भी खूबसूरती वगैरह नहीं है, सिर्फ एक ढांचा है। आपके पास सिर्फ चीज़ें शो हो रही है कि भाई इनपुट है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें कोई कलर, कोई इंटरेक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन CSS काम ये करता है कि आपके HTML जो कोड है उसको इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, उसको खूबसूरती प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं CSS में कुछ चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू और डेक्लेरेशन। ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं कोड में आके। अच्छा, इस CSS को यूज़ करने के 3 तरीके हैं कि आप CSS के लिए एक अलग फाइल क्रिएट करें, जिसमें मैं लिख देता हूँ style.css के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट की, मैं जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, या तो एक तरीका यह है कि आप एक फाइल क्रिएट करें और हेड में आकर, हेड में हमने बताया था कि सारी जितनी भी आपकी HTML या आपकी वेबसाइट में लिंकिंग वगैरह होगी, आपको जो भी एक्सटर्नल चीज़ें अपने पास इंस्टॉल करनी है, वेबसाइट में यूज़ करनी है, वो आप सारी चीज़ें हेड में डिफाइन करेंगे। तो मैंने लिख दिया लिंक, या तो मैं एक और मैं लिख देता हूँ लिंक CSS। एक लिंक का टैग है, टैग का नेम है लिंक। अब ये लिंक करेगा किसको? मैंने एक एट्रीब्यूट लिखा रेल यानी रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप है, कौन सी फाइल है? तो मैंने लिख दिया स्टाइल शीट। स्टाइल शीट स्टैंड्स फॉर CSS का, CSS की फुल फॉर्म है ना कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो स्टाइल शीट मैंने लिखा जो कि लिंक कर देगा एक, जिसको आइडेंटिफिकेशन मिल गई कि अब ये जो भी फाइल का अभी नाम आएगा वो क्या होगी, CSS की एक फाइल होगी। मैंने लिखा href हाइपर लिंकिंग, जो कि लिंक करेगा। मैंने अपनी फाइल का राउट बताना है कि मेरी फाइल कहाँ पर मौजूद है CSS की। तो हमने कल प्रॉपर्ली इन डेप्थ में पढ़ा था कि किस तरह हम डायरेक्टरीज में मूव करते हैं। तो मैंने index.html से पहले बाहर निकलना है, तो मैंने लिखा /। अब मैं जाना चाहता हूँ style.css में, तो मैंने लिख दिया style.css। ठीक है, मेरे पास अब style.css की फाइल लिंक हो गई है। ठीक है, अब मैं जो भी चीज़ यहाँ पर स्टाइलिंग दूंगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी मेरे वेबसाइट पर। ठीक है, एक तरीका तो यह है। इसका दूसरा तरीका है कि आप HTML की फाइल के अंदर ही आप एक टैग बना लें स्टाइल के नाम से। ठीक है, लेट सपोज मैंने क्रिएट किया, हेड में आके मैंने लिखा स्टाइल के नाम से एक टैग बना लिया। अब इसके अंदर मैं जितनी भी स्टाइलिंग लिखूंगा ना वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी
मेरे लाइव वेबसाइट में, ठीक है। अभी स्टाइलिंग वगैरह मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सी चीज़ को किस तरह स्टाइल करते हैं। अभी सिर्फ मेथड बता रहा हूँ कि किस तरह हम CSS को अपने पास यूज़ कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं, एक तो एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करके, एक आप अपनी HTML के फाइल के अंदर ही इंटरनली यूज़ कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग दी स्टाइल टैग, ठीक है। और एक और तरीका है कि आप अपनी टैग के साथ ही नेम का एक टैग बनाया, इसके अंदर ही मैं एक स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करूं और उसके अंदर में आके मैं अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दूं, चेंजेस जाके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी मेरी वेबसाइट में। स्टार्ट करते हैं हम एक्सटर्नल लिंकिंग से। ये ज़्यादा बेस्ट मेथड है, क्योंकि अगर हम इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करेंगे या तो स्टाइल के टैग में यूज़ करेंगे तो वो HTML की फाइल काफ़ी लेंदी होती जाएगी और रीड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं कि चंक्स ऑफ कोड हो और सेपरेट हो, हर चीज़ एक दूसरे से सेपरेट हो, लिखी हुई हो, ताकि समझ भी आए पढ़ने वाले को। और ज़्यादा बेहतर ये है कि हर पीस ऑफ कोड के साथ कुछ ना कुछ, आप कभी अपने कोड को पढ़ें या कोई दूसरा तीसरा बंदा आपके कोड को पढ़े तो उसको भी पता चले भाई यहाँ पे इस कोड में क्या हो रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं CSS की स्टाइलिंग करना और समझते हैं क्या क्या चीज़ होती। लेट सपोज मैंने अपने HTML में आया, मैंने एक P यानी पैराग्राफ का टैग बनाया, मैंने लिखा मैंने एक पैराग्राफ का टैग बनाया और उसके अंदर मैंने लिख दिया कि भाई ये सेशन 2 है। मैं चेक भी कर लेता हूँ कि रिफ्लेक्ट हुई चेंजेस या नहीं, और हो गई। यहाँ तक अगर किसी को नहीं सही, अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पर। मैंने अगर मुझे किसी भी टैग को एक्सेस करना है ना, तो मैं उस टैग का डायरेक्टली नाम लिखूंगा जो कि कहलाता है सिलेक्टर। यानी जिस भी टैग को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ ना, उस टैग का मैंने नाम लिख दिया जो कि कहलाएगा सिलेक्टर। इसके अंदर मैं जो भी प्रॉपर्टी पास करूंगा, लेट सपोज मुझे पैराग्राफ को कलर देना है, तो एक प्रॉपर्टी है कलर के नाम से, और इसकी मैंने कुछ भी वैल्यू दी, मैंने लिख दिया रेड। तो अब क्या होगा, मैं इस यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये पैराग्राफ रेड कलर का हो गया, ठीक है। अब ये इन डेप्थ में हम पढ़ेंगे कि क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी प्रॉपर्टी किस टैग पे वर्क करती हैं, सही। तो इन बेसिक इस स्लाइड में ये था कि ये आपको बताया जाए कि भाई ये चीज़ होती है आपकी सिलेक्टर, जो कि आप टैग को सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे आ गई ये प्रॉपर्टी का नेम और ये आ गई प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है। अब 3 तरीकों से आप अपने टैग्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग दी टैग नेम। जैसे मैंने पैराग्राफ डिफाइन किया डायरेक्टली। अब मसला ये है कि मैं जितने भी मल्टीपल पैराग्राफ लिखूंगा ना, तो अब ये क्या करेगा, इन सब पैराग्राफ टेक्स्ट पर जाके रेड कलर अप्लाई कर देगा। आप यहाँ पे देख ही सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार ये सेकंड वाली लाइन का कलर ग्रीन हो जाए। अब ये किस तरह होगा, इसके लिए होता है 2 आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लास, कि आप इसको एक क्लास दे दें, क्लास का नाम दे दें। लेट सपोज मैंने लिख दिया ग्रीन, ठीक है। अब इसका क्लास का नाम ग्रीन देने से ग्रीन कलर नहीं होगा। अब इस क्लास को आप एक्सेस करेंगे अपनी CSS की फाइल। जब भी आपको क्लास को एक्सेस करना हो ना, तो आप डॉट लिखते हैं और क्लास का नाम डायरेक्टली डाल देते हैं, और मैं लिख देता हूँ कलर ग्रीन, ठीक है। अब मैं यहाँ आऊँगा ना, तो मुझे रिफ्लेक्ट विजुअलाइज भी हो रहा है, मुझे दिख भी रहा है कि भाई ये सेकंड लाइन ग्रीन हो गई है, जिसका मैंने नाम रखा था क्लास नेम ग्रीन। सो अगर आपको डायरेक्टली टैग को एक्सेस करना हो, तो आप डायरेक्ट बिना किसी डॉट के साइन के आप डायरेक्टली टैग का नेम लिखते हैं और उसको एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप क्लास डिफाइन करते हैं, तो क्लास को एक्सेस किस तरह करते हैं, आप डॉट का साइन लगाएंगे और उसके साथ जो भी क्लास का नेम है वो डिफाइन कर देंगे, तो वो स्टाइलिंग हो जाएगी। एक और चीज़, आप एक क्लास के साथ, यानी जैसे मैंने ग्रीन लिखा है, तो मल्टीपल नेम भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया ग्रीन, ब्लू अपने तौर पर,
लेकिन इससे कोई मसला नहीं होगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने ग्रीन की स्टाइलिंग रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, लेकिन आप मल्टीपल नेम्स देना चाहे फॉर मल्टीपल पर्पसेस तो कोई इशू नहीं है। एक और तरीका होता है बाय एक्सेसिंग आईडी, ठीक है। आप अपने टैग के साथ एक एट्रीब्यूट पास करते हैं आईडी का, और जिसमें मैं लिख देता हूँ ब्लू। अब इस आईडी को किस तरह एक्सेस करते हैं सीएसएस में, एक और मेथड है हैशटैग। आप हैश लिखते हैं और मैंने लेट्स सपोज ब्लू लिखा और मैंने लिख दिया कलर ब्लू। अब मैं अपने वेब पेज पर आऊँगा तो रिफ्लेक्ट भी हुआ है कि थर्ड लाइन हो गई है ब्लू, सेकंड ग्रीन और फर्स्ट वाली रेड, और फोर्थ वाली आपके पास भी रेड हो रही है। क्यों? क्योंकि इसको कोई क्लास डिफाइन किया ना आईडी डिफाइन किया, एज सिंपल मैंने पैराग्राफ डायरेक्टली एक्सेस किया है सिलेक्टर से और मेरे पास चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो 3 मेथड है। आप स्टाइल्स को आप अपने HTML टैग्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग द टैग नेम और बाय डिफाइनिंग द क्लास नेम और बाय डिफाइनिंग द आईडी, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू हो। सर एक सेकंड कोड दिखाना। विजिबल होगा आई गेस। अगर किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें ताकि हम इसके बाद आगे बढ़े। क्लास के लिए डॉट यूज करना होता है? जी बिल्कुल, क्लास के लिए आप डॉट यूज करते हैं, आईडी के लिए आप हैशटैग का हैशटैग। ठीक है हैश यूज करते हैं, सही। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड कोई खास इतना मेजर डिफरेंस नहीं है फॉर द टाइम बिंग। हम जो CSS में एक्सेस करना चाह रहे हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, तो हम ये डिफाइन कर देते हैं कि भाई कोई इसकी काफ़ी इन डेप्थ में हम जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तो आईडी का आपको पर्पस भी पता चल जाएगा कि आईडी मेजरली किस पर्पस के लिए यूज होती है। फॉर द टाइम बिंग आप क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं CSS में और आईडी को भी एक्सेस कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग द फुल स्टॉप यानी डॉट और हैशटैग, ठीक है। सही, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, पहला चैप्टर है जो कि मैंने बुक से ही निकाला है, ठीक है। कलर्स के आर्म्स, ठीक है। अब कलर्स में मल्टीपल आप कलर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, आप जिससे डिफाइन कर देते हैं कलर को। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बाय नेम डिफाइन किया कलर को, मैंने डायरेक्ट डिफाइन कर दिया कि भाई ये ग्रीन कलर मुझे चाहिए, ठीक है। एक और तरीका होता है RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू। मैंने लिखा RGB सॉरी और मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200 200 और 200, ठीक है। अगर किसी को कलर्स का ज़्यादा पता हो तो वो RGB ज़्यादा यूज़ करते हैं, वरना आप गूगल से भी उठा सकते हैं। अब मैंने ऐसे ही 200 लिख दिया था और कोई कलर जनरेट हो गया। अब मैं यहाँ पे अपनी साइड पे आ रहा हूँ तो ये एक कलर आ गया, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं कि आप कलर्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू। RGBA स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा। अल्फा किस लिए यूज होता है? अल्फा आपकी ओपेसिटी को डिफाइन कर रहा होता है। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा 1। अब यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आया। अब मैं लिखता हूँ 0.54। ये देखेंगे आप, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा टेक्स्ट का कलर बिल्कुल ही लाइट हो गया है। अब मैं यहाँ पे 0.1 लिख देता हूँ तो बिल्कुल ही नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। 0.1 से लेकर यानी 0 से लेकर 1 तक आप ओपेसिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओपेसिटी आपके टेक्स्ट की लाइटनेस या डार्कनेस को डिफाइन करती होती है, ठीक है। इसके बाद एक और है हेक्स कोड। मैं लिख देता हूँ FFF, ठीक है। FFF एक बल्कि 00 लिखते हैं, ठीक है। 00 ब्लैक कलर को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। हेक्स कोड है ब्लैक कलर का #000, ठीक है। मैंने यहाँ पे अब आगे देखा तो यहाँ पे ब्लैक कलर शो हो रहा है कलर के तौर पर, ठीक है।
बाय डिफाइनिंग द कलर नेम, मैंने कलर का नेम आपको प्रोवाइड भी करवा दिया। HSL ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, ठीक है, और HSL ए ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस एंड अल्फा, ठीक है, अल्फा स्टैंड्स फॉर ओपेसिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। बेसिक टॉपिक है कलर्स में कि कलर आपके टेक्स्ट कलर को डिफाइन कर रहा होता है, और एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा बैकग्राउंड कलर रेड। यहाँ पे वही कल वाली बात कि भाई ये फुल विड्थ क्यों ले रहा है, ये पैराग्राफ का टैग ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इस वजह से ये पूरी विड्थ ले रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके स्पैन कर दूं, ठीक है, तो अब ये फुल विड्थ की बजाय सिर्फ इतनी सी विड्थ ले रहा है जितना उसका टेक्स्ट था, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक और इनलाइन लेवल टैग की भी आपको ज्यादा अच्छी पहचान हो गई होगी। कलर्स पे हो गया। अब आ जाए, दोबारा बताइएगा ब्लॉक और इनलाइन। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये होता है कि आपके पूरे वेब पेज को, वो पूरे वेब पेज की विड्थ को कवर कर लेता है, ठीक है। और इनलाइन एलिमेंट ये होता है कि जितनी विड्थ पे आपका टेक्स्ट डिफाइन है या जितनी विड्थ आपका कंटेंट ऑक्यूपाई कर रहा है, बस उतनी ही विड्थ लेगा वो, बाकी सारी विड्थ को एम्प्टी यानी खाली छोड़ देगा, उसमें कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। वो कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको भी स्पैन का टैग दे दिया, ठीक है। अब ये एक ही लाइन में आ गए, इसने इतनी विड्थ ली बाकी विड्थ छोड़ दी, इसने इतनी विड्थ ली बाकी विड्थ छोड़ दी। अब और भी टैग्स आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं तो ठीक है। टेक्स्ट पे आ जाते हैं। टेक्स्ट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें फॉन्ट फैमिली क्या करता है, मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने लिखा फॉन्ट फैमिली क्या करता है, आपकी फॉन्ट की फैमिली यानी फॉन्ट को डिफाइन कर रहा होता है कि भाई अभी फॉर द टाइमिंग आप फॉन्ट का स्टाइल देख रहे होंगे कि ये एक बिल्कुल ही बेसिक। अब मैं यहाँ पे आके मैंने लिखा एक फॉन्ट फैमिली जो कि HTML में CSS में कुछ प्री डिफाइंड फॉन्ट फैमिलीज होती हैं जो कि आप बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक्सटर्नल यूज करने के लिए वो मैं इसके बाद वाले टॉपिक में बताऊँ। लेट सपोज मैंने फॉन्ट फैमिली डिफाइन किया और उसके अंदर मैंने कहा कि भाई सेंस सेरिफ नाम की एक फॉन्ट है, उसको यूज कर लो, ठीक है। अब ये फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको गूगल डॉक्स की प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्टाइल्स है, ठीक है, मल्टीपल फॉन्ट फैमिलीज है, ठीक है। ये फॉन्ट फैमिलीज यहाँ पर भी इस तरह प्रॉपर्टी के तौर पर यूज हो रही होंगी। मैंने लिखा सेंस सेरिफ, तो ये सेंस सेरिफ नाम की एक प्रॉपर्टी है, फॉन्ट है, उसको यूज कर रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज होती है, आप कॉमा के बाद डिफाइन कर दें कोई और। लेट सपोज मैंने लिख दिया कोई अन्य, ठीक है। अब कॉमा के बाद मैंने एक फॉन्ट तो डिफाइन कर दिया ना कि भाई सेंस सेरिफ यूज हो, मैं मल्टीपल फॉन्ट्स क्यों डिफाइन कर रहा हूँ। लेट सपोज अगर मेरे पीसी पर सेंस सेरिफ नाम का फॉन्ट नहीं हुआ तो वो आ जाएगा इस पर जंप इन करेगा और इस फॉन्ट को देखेगा। अगर ये वाला फॉन्ट मौजूद हुआ तो इसको एक्सेस करेगा, वरना जो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होते हैं वो उसी को यूज कर रहा हो, ठीक है। आई गेस फॉन्ट फैमिली वाला टॉपिक क्लियर होगा। अब आ जाते हैं फॉन्ट साइज पर। फॉन्ट साइज बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पर भी आपको शो हो रहा होगा, प्रेजेंटेशन में भी आप देख लोगे कि ये फॉन्ट साइज डिफाइन कर रहा है। अब प्रॉपर्टी का नाम लिखा मैंने फॉन्ट साइज और प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख दी मैंने 12 पिक्सल्स, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं था। मैंने लिखा फॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स। अब क्या होगा, मेरे जो ग्राफ का टैग है उसमें फॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स का हो गया। अब आ जाते हैं भाई ये पिक्सल्स क्या है। तो पिक्सल्स एक मेजरमेंट का क्या बोलते हैं क्राइटेरिया है, जिसमें
हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम सारे मेजरमेंट के वो बता रहे होंगे कि यूनिट्स कौन कौन से हैं, पिक्सल्स है, परसेंटेज है, EM है, ठीक है। बाकी सारे हम यूनिट्स बताएंगे। अभी रखिएगा कि फॉन्ट साइज में पिक्सल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी पिक्सल्स, ठीक है। मैंने डिफाइन 24 पिक्सल्स हो जाए तो आप देख रहे होंगे साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं बोल्ड। मैंने लिखा बोल्ड। बोल्ड किस तरह करते हैं, मैंने लिखा फॉन्ट और वेट। फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी क्या करती है, आपके टेक्स्ट की बोल्ड या बिल्कुल लाइट बोल्डनेस को डिफाइन कर लिए थे कि आपको अपना फॉन्ट वेट क्या रखना है। मैंने लिख दिया फॉन्ट वेट 100, ठीक है। मैंने 100 लिखा, कुछ चेंज नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 700। अब 700 लिखा और आप यहाँ देख लोगे फॉन्ट काफी ज्यादा बोल्ड हो गया, ठीक है। आप 100 से लेकर 1000 तक नंबर डिफाइन कर सकते हैं। या तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं नॉर्मल, ठीक है, या तो नॉर्मल लिखूंगा तो जो बाय डिफॉल्ट होता है नॉर्मल, तो वो नॉर्मल ही रहेगा फॉन्ट वेट। या तो मैं यूज कर सकता हूँ बोल्ड। जब मैंने बोल्ड यूज किया तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। और एक प्रॉपर्टी वैल्यू होती है बोल्डर, तो ये सबसे ज्यादा ही बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और प्रॉपर्टी पर, यहाँ तक अगर ये कोई सवाल। अच्छा, VW मेजरमेंट का यूनिट है व्यू पोर्ट विड्थ, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें पढ़ाऊंगा। मैं बता दूंगा आप लोगों को बिल्कुल इन डेप्थ में कौन सा यूनिट किस लिए होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इटैलिक फॉन्ट्स। इटैलिक आप अपने लगाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह लगाएंगे। तो मैंने लिखा एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट स्टाइल के नाम से, ठीक है। मैंने फॉन्ट स्टाइल लिखा, मैंने लिखा इटैलिक। अब ये देख रहे होंगे आप फॉन्ट इटैलिक हो गया। इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, आप प्रॉपर्टी वैल्यूज हैं, आप आएंगे ऑब्लिक कर देंगे तो बिल्कुल लाइटर सा ऑब्लिक व्यू आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आ जाते हैं अपर केस और लोअर केस। आपको लेट सपोज मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को लिख देता हूँ, दिस इज अपर केस, ठीक है। दिस इज लोअर केस, दिस इज लोअर केस, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट एज इट इज डिफाइन है। अब मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के नाम से। मैंने लिखा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और मैंने लिख दिया कि भाई इसको अपर केस कर दो। अब ये देखेंगे आप, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर स्मॉल में लिखा था, लेकिन CSS की वजह से मैं ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ और इसको मैं अपर केस में मैंने कर दिया टेक्स्ट को। लेट सपोज मैंने इसको एक और प्रॉपर्टी वैल्यू है कैपिटलाइज। मैंने कैपिटलाइज किया तो लेटर का हर वर्ड का कैपिटल हो गया। जैसे दिस का T कैपिटल हो गया, इसका I कैपिटल हो गया, इस तरह, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है लोअर केस। लोअर केस तो लोअर केस हो जाएगा आपका टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद अंडरलाइन और स्ट्राइक है। अच्छा, अंडरलाइन की एक और मैं एग्जांपल, कल हमने बताया था कि यहाँ पर आप देख लोगे बाय डिफॉल्ट इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। अब मैं आता हूँ, मैं चाह रहा हूँ यार ये अंडरलाइन आ रही है ना, ये अंडरलाइन खत्म हो जाए। तो ये खत्म किस तरह होगा, प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से। मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन में लिख दिया नन, यानी अब मुझे कोई भी डेकोरेशन नहीं चाहिए। अब मैं रिलोड करूंगा, देखो इसके नीचे से अंडरलाइन गायब हो गई, अंडरलाइन चली गई। लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार ये ब्लू कलर का टेक्स्ट है ना, इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाए, तो ये किस तरह आएगी। मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन और मैंने लिख दिया अंडरलाइन। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जैसे सेशन 2 के नीचे एक अंडरलाइन आ गई, जो कि किस प्रॉपर्टी के जरिए आई है, ये आई है टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से, ठीक है। एक टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। इसके बाद है लीडिंग। लीडिंग मींस लाइन हाइट वगैरह। आप यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ,
आपके इस टेक्स्ट की हाइट आप देख सकते होंगे 14 है, ठीक है। अब मैं लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये रेड कलर की लाइन हाइट ये इंक्रीज होके 50 पिक्सल हो जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये इस लाइन की 50 पिक्सल्स की हो गई है, ठीक है। अगर मैं इसको 500 दे दूंगा तो ये आप देखोगे टेक्स्ट की लाइन हाइट इंक्रीज हो गई है, 20 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं लेटर और वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। लेटर स्पेसिंग की एक प्रॉपर्टी है जो कि आपकी टेक्स्ट की जो वर्ड लेटर्स के बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज कर देता है। मैंने लिख दिया लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल्स, तो आप देख रहे हो हर ईच लेटर के बाद 5 पिक्सल्स की स्पेस आ गई, टी के बाद 5 पिक्सल्स, एच के बाद 5 पिक्सल्स। और एक और प्रॉपर्टी होती है वर्ड स्पेसिंग के नाम से, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग से क्या होगा, हर वर्ड के बीच में 5 पिक्सल्स की स्पेस आ जाएगी। आप यहाँ पे देखोगे की स्पेस आ गई। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल, अच्छा डॉट ग्रीन पर यूज करें, डॉट ग्रीन पर ही यूज कर रहे हैं, डॉट ग्रीन क्लास पर। इसके बाद आ जाते हैं अलाइनमेंट पर। काफी बच्चों को कल सवाल थे कि भाई ये सारा टेक्स्ट अगर हम चाहें कि इसको सेंटर कर लें, इसको लेफ्ट राइट पर ले आए, ये किस तरह होगा। तो यहाँ पे बता देता हूँ। लेट सपोज मैं ये यहाँ से इसको कमेंट आउट करके ग्रीन कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ ये जो ग्रीन टेक्स्ट लिखा है ना ये आ जाए राइट पर। तो ये किस तरह होगा, एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन के नाम से। टेक्स्ट अलाइन क्या करता है, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं कि आप क्या किस अलाइनमेंट पे आप टेक्स्ट को अपने सेट करना चाहते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर अपनी डॉक्स में आता हूँ, तो मेरे पास भी यहाँ पर 4 चॉइसेस हैं, या तो मैं जस्टिफाई कर दूं, या तो मैं राइट पे ले आऊँ, सेंटर पे ले आऊँ, या लेफ्ट पे ले आऊँ। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे होता है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यहाँ ये टेक्स्ट। तो आप देखेंगे ये सेंटर पे आ गया बिल्कुल वेब पेज के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट लिखता हूँ तो वेब पेज के राइट पर आ गया। बाय डिफॉल्ट मैं अगर लेफ्ट ना भी लिखूं तब भी वो लेफ्ट पर ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पर होता है, ठीक है। जस्टिफाई से क्या होता है? वैसे आपके मल्टीपल लाइंस, लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको करवा मल्टीपल लाइंस ऑफ आपका कोड होना, अब मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड है, ये आप देख रहे होंगे ये स्पेसिंग काफी ऑकवर्ड लग रही है कि एक काफी आगे जा रहा है, एक काफी पीछे आ रहा है और इसके पीछे। तो मैं चाह रहा हूँ कि जस्टिफाई दे दूं, और अब देखेंगे कि आप इक्वल हो गए, लाइन की एंडिंग इक्वली हो रही है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल इक्वल लग रहा था इससे पहले। अगर हम लेफ्ट पे रखेंगे तो ये देखें ऑकवर्डनेस आ रही है कि भाई पहली लाइन काफी आगे है, फिर दूसरी लाइन की एंडिंग काफी पीछे हो गई, ठीक है। आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर होगा, सही। इसके बाद है एक प्रॉपर्टी ड्रॉप टेक्स्ट शेडो के नाम से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल एक ग्रीन कलर में लिखा है, मैं चाह रहा हूँ यार इस टेक्स्ट के नीचे हर एक लेटर के नीचे हल्का सा शेडो, माइनर सा शेडो मुझे नजर आ जाए। तो मैंने लिखा टेक्स्ट शेडो। अब यहाँ पर मैं 4 वैल्यूज डिफाइन कर सकता हूँ, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मैंने लिखा 2 पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप हो, यानी टॉप से 2 पिक्सल्स नीचे आ जाए। मैंने लिखा 3 पिक्सल्स फ्रॉम द राइट हो, राइट से 3 पिक्सल्स चली जाए। मैं पेंट पे आपको खोल के रिप्रेजेंटेशन दिखा दूं। लेट्स सपोज ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैंने 2 पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप शेडो नीचे आ जाएगा, शेडो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 2 पिक्सल्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 3 पिक्सल्स फ्रॉम द राइट, तो वो 3 पिक्सल्स राइट की तरफ। अब मैंने लिखा, और अगर मैं लेफ्ट बॉटम पे लिख देता हूँ 3 पिक्सल्स, तो देने का फायदा नहीं है, क्योंकि बॉटम पे वैसे ही आया हुआ है। और बॉटम पे क्या कलर डिफाइन कर दिया, #00 के
जो टेक्स्ट का शेडो है ना उसका कलर हो जाए ब्लैक कलर हो जाए, ठीक है। मैंने हेक्स कोड से डिफाइन किया, अगर आप यहाँ से ब्लैक डायरेक्टली लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट 3 पिक्सल्स फ्रॉम द राइट हो गया और 2 पिक्सल्स बॉटम की तरफ आ गया, ठीक है। यानी टॉप से 2 पिक्सल्स आ गया और राइट पे आ गया 3 पिक्सल्स। अब मैं चाह रहा हूँ यार ये जो टेक्स्ट का कलर है बिल्कुल ही डार्क ब्लैक है, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं ऑपेसिटी से। मैंने लिख दिया 20 पिक्सल्स, इसका 20 नहीं कर देता 5 पिक्सल्स। अब आप देख रहे होंगे 5 पिक्सल्स इसका ब्लर आ गया, ब्लर इफेक्ट आ रहा है हल्का सा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने 1 पिक्सल लिख दिया तो 1 पिक्सल ब्लर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से टेक्स्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आई गेस टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी क्लियर होगी सबको। हाँ बिल्कुल, ये सारी प्रॉपर्टीज याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। बस यहाँ पे मैं इंडिविजुअल इसलिए समझा रहा हूँ कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी किस लिए यूज होती है, ताकि आप लोगों को एक बार नो हाउ हो जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी का काम क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं सूडो एलिमेंट्स। ठीक हो गया, मैं यहाँ आता हूँ। मैंने लिखा लेट सपोज ये लिंक है ना गूगल। अब मैं गूगल का अभी फिल वक्त कलर क्या है, एक पर्पलिश टाइप कलर है गैस, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जब लिंक का कलर चेंज हो जाए, मैं लिख रहा हूँ कि जब लिंक पे मैं विजिट करूँ ना, ये गूगल से अब बैक आऊंगा ना मैं, तो इसका कलर पर्पल ही है। तो मैं यहाँ पे टारगेट दे देता हूँ ब्लैक, ताकि ये नेक्स्ट टैब में खुल जाए, ताकि आपको सही विजुअलाइज करवा सकूँ। अब मैं ये नेक्स्ट स्टेप पे खुलेगा और कलर में कोई डिफरेंस नहीं आया। अब मैं चाह रहा हूँ एक सूडो एलिमेंट्स करके होते हैं कि आप हर इंडिविजुअल टैग के साथ कॉलन लगाते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं कि अगर एंकर टैग यानी लिंक अगर विजिटेड हो, यानी विजिट कर लिया, किसी ने क्लिक कर लिया उस पर, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका कलर हो जाए येलो, ठीक है। अब देखेंगे आप, मैं रिलोड करता हूँ, ठीक है। अब ये येलो कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इस पर क्लिक कर लिया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है लिंक के नाम से, मैं लिखता हूँ एंकर टैग कलर कर देता हूँ रेड, ठीक है। इसका अभी फॉर द टाइम बिंग कलर ये है रेड। अगर मैं विजिटेड पे क्लिक करूंगा, यानी मैंने लिंक को विजिट कर लिया लेकिन कलर चेंज नहीं हुआ, हटा दी थी। लेट सपोज अगर मैं दोबारा अपनी प्रॉपर्टी लिया हूँ विजिटेड की, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कलर उसका चेंज हो गया। मैं यहाँ पे ये ग्रीन टाइप का कलर हो गया, लाइट ग्रीन, ठीक है। यानी मैंने इस लिंक को विजिट कर लिया है, इस वजह से इसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया। सूडो एलिमेंट्स, मल्टीपल सूडो एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लेकिन लिंक्स के लिए जो मेजर सूडो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या है विजिटेड। इस लिंक को किसी ने विजिट कर लिया तो उसका कलर अब क्या हो, ठीक है। इसके बाद है होवर, एक्टिव और फोकस। अगर मैं आता हूँ ब्लू पे, एक और सूडो एलिमेंट है होवर। होवर का मतलब क्या है कि मैं ब्लू जो टेक्स्ट है इस पे मैं होवर कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर अपना माउस का कर्सर ला रहा हूँ, तो कोई डिफरेंस, मैं जूम भी करके दिखा देता हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि भाई अगर मैं होवर करूँ ना, इसका कलर चेंज हो जाए, पर्पल हो जाए, तो मैं लिखता हूँ कलर पर्पल। अब मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, ब्लू से पर्पल हो जाता है। जैसे मैं होवर किया इसका कलर पर्पल हो गया, ठीक है। आप किसी भी टैग के साथ एक सूडो एलिमेंट डिफाइन करेंगे, सूडो एलिमेंट किस तरह डिफाइंड होगा, कॉलन के साथ, और आपने होवर लिख दिया, इसका मतलब यह है कि जब भी आप टेक्स्ट पर होवर करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। या आप यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दें, एप्लीकेबल होगा रेड,
ये देखेंगे आप, पर्पल कलर हो गया और इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, फोरग्राउंड कलर पर्पल हो गया, रेड हो गया। एक और कलर और सूडो एलिमेंट है एक्टिव और फोकस, ठीक है। एक्टिव और फोकस की एग्जांपल मैं आपको बटन के जरिए समझा देता हूँ। बटन पे आया, दिस इज, ठीक है, मैंने लिखा एक बटन के टैग को मैंने डायरेक्ट सिलेक्ट किया और मैं कह रहा हूँ कि भाई जब भी अगर ये बटन एक्टिव हो तो इसका कलर हो जाए रेड। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ। अब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं आ रहा कलर वगैरह में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अब तो देख रहे होंगे आप, कलर चेंज हो रहा है। ये कलर चेंज किस तरह से हो रहा है? एक्टिव का मतलब है जब भी कोई आपका HTML का टैग या एलिमेंट एक्टिव हो। एक्टिव कब होगा? जब आप उस पर क्लिक करेंगे, आप उसको एक्टिव कर रहे होंगे। जैसे ही मैंने माउस, तो इसका कलर चेंज हो गया। तो आप इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, बैकग्राउंड का, जितनी भी अब तक हमने पढ़ ली है। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन, आई गेस नहीं है, सही। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है फोकस के नाम से। फोकस क्या करता है? मैंने लिखा बटन, लेट्स सपोज मैं टैब का बटन दबा रहा हूँ, तो आप देख रहे ये एक आउटलाइन आ रही है ब्लैक कलर की इस बटन, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। इस बटन पे मैं फोकस कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की, सूडो एलिमेंट के फोकस हो तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो। अब आप देख रहे होंगे अभी कुछ भी नहीं है, मैंने टैब दबाया और ये बटन फोकस हो गया। फोकस किस तरह पता चल रहा है कि भाई इसके बाहर एक आउटलाइन आ रही है ब्लैक कलर की। अब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फोकस है बटन, ठीक है। आप देख रहे होंगे बटन फोकस हुआ है और इसका कलर क्या हो गया? बैकग्राउंड कलर येलो हो गया और इसका कलर हो गया फोरग्राउंड कलर रेड। क्लिक करने पर, क्लिक करूंगा तो एक्टिव हो गया बटन। और फोकस कब होगा? फोकस उस वक्त होगा जब मेरा, अब बटन फोकस हुआ है, मैंने बटन पे क्लिक किया तो वो पूरे वेब पेज की अटेंशन सिर्फ इस बटन पर है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है। आई गेस फोकस और ये सारी चीजें आपके पास क्लियर होंगी, सही। इसके बाद आ जाते हैं मेन टॉपिक बॉक्स पर, ठीक है। बॉक्स का एक टॉपिक है, थोड़ा मेन है, और जिसमें ये VW। सर फोकस और एक्टिव का डिफरेंस क्या है? अच्छा यार, एक्टिव में ये होगा कि आप जब भी बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो उस वक्त एक्टिव हो रहा है। लेट सपोज मैं एक्टिव की एग्जांपल आपको टेक्स्ट पे करके दिखा देता हूँ। मैंने लिखा #blue, एक्टिव हो तो इसका कलर हो जाए परफेक्ट। अब मैंने होवर वाली स्टाइलिंग हटा दी। अब मैं ये टेक्स्ट है, अभी कुछ भी नहीं है, मैं बटन इस टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, ये क्लिक करने पर एक्टिव हो रहा है। जब भी किसी भी आप एलिमेंट पर क्लिक करेंगे ना, तो वो एक्टिव हो जाएगा और फिर उसके ऊपर जो भी आपने सूडो एलिमेंट्स के जरिए स्टाइलिंग लगाई होगी वो स्टाइलिंग शो हो जाएगी। अब फोकस कुछ चीज़ों पर होता है। फोकस उस वक्त होता है जब आपकी पूरे वेब पेज की अटेंशन वो उस सिंगल एलिमेंट पर आ रही हो। लेट सपोज मैं ये फोकस जो कलर ब्लाइंड वगैरह होते हैं, या जो वेब पेज के अटेंशन वगैरह सीख करने के लिए होते हैं, उनके लिए होता है मेनली, ठीक है। आई गेस होगा। आ जाते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक बॉक्स पर। बॉक्स में जो सारे टॉपिक, VW क्या होता है, VH क्या होता है, ठीक है, विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें। मैंने एक डिव डिफाइन किया, ठीक है, मैंने एक डिव बना लिया जिसका मैंने नाम रख दिया कंटेनर। एक आसान मेथड भी होता है कि आप डिफ लिखें, डिफ पे
div लिख के डायरेक्ट एंटर करेंगे तो एक डायरेक्ट टैग आपका क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मैं डॉट लगा के मैं लिखता हूँ कंटेनर, तो वो div का टैग क्रिएट करेगा और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट क्रिएट करेगा क्लास का और कंटेनर डिफाइन कर देगा। सॉरी मैंने क्लास नहीं लिखा, क्लास, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैंने कंटेनर के अंदर मैं एक पैराग्राफ का टैग डिफाइन कर देता हूँ, दिस इज सेशन 2, ठीक हो गया। सही, मैं जूम किया, मैंने लिखा div कंटेनर की एक क्लास है उसके अंदर टैग्स लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे आपके लिखा, एक कंटेनर का कंटेनर बना हुआ है जिसके अंदर एक टैग्स लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर, दिस इज सेशन 2। अब मैं चाह रहा हूँ इस कंटेनर की विड्थ आप देख रहे होंगे फुल विड्थ है, यानी आप पूरे वेब पेज पे कवर कर रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन, ये div क्लास कंटेनर शॉर्टकट से कैसे क्रिएट किया? यार, शॉर्टकट यही है कि आप डायरेक्टली div लिखेंगे तो एक टैग क्रिएट हो जाएगा, टैग नेम div, ठीक है। अगर div के साथ डॉट लगा, डॉट स्टैंड्स फॉर, आप डॉट कब यूज करते हैं, जब करनी होती है, तो मैंने डॉट लिखा और मैंने क्लास का नेम दे दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको div का टैग नेम और उसके साथ एक एट्रीब्यूट क्लास जिसका नाम होगा कंटेनर डिफाइन करके दे देगा। अगर आईडी देनी हो आपको तो हैश लिखेंगे और कंटेनर लिख देंगे, तो वो एक टैग डिफाइन कर देगा जिसके अंदर आईडी होगी कंटेनर की, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसकी विड्थ, इस कंटेनर की विड्थ फुल विड्थ हुई है, ठीक है, पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है जितनी भी वेब पेज की है। मैं लेट सपोज मैं इसको लिखता हूँ, मैं विड्थ चाह रहा हूँ सिर्फ 50 पिक्सल्स की, ठीक है, कंटेनर की विड्थ हो 50 पिक्सल्स। अब आप देख रहे होंगे 50 पिक्सल्स हो गई है और जितना भी टेक्स्ट था वो अब उस 50 पिक्सल्स के अंदर आ रहा है और ब्रेक हो रहा है, ठीक है। आप जब कोई भी div आपको पता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो पूरी विड्थ डिफाइन कर रहा होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं VH और VW पे। VW स्टैंड्स फॉर व्यू पोर्ट विड्थ। इसका मतलब है कि आपका पूरा जितना भी वेब पेज है ना उसकी 100% यानी को डिफाइन कर रखता है। जैसे मैं लिखता हूँ इसकी विड्थ हो जाए 50 व्यू पोर्ट विड्थ, सॉरी व्यू पोर्ट यानी वेब पेज, और 50% ऑफ द वेब पेज आपकी विड्थ कवर कर ले। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस पता नहीं चल होगा। लेट सपोज मैं इस कंटेनर को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर पर्पल, सॉरी मैंने क्या किया, इस div को विड्थ दे दी 50 व्यू पोर्ट यानी आपका वेब पेज, उसकी आपके वेब पेज का 50% ऑफ द विड्थ मैंने उस div यानी कंटेनर को दे दी, ठीक है। आप उसको 100 दे दें तो 100 यानी फुल विड्थ ले लेगा। अगर आप उसको 80 दे दो 80% ऑफ द व्यू पोर्ट विड्थ ले लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। चीज होती है हाइट डिफाइन करता है आपके कंटेनर की हाइट को। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ 400 पिक्सल, तो 400 पिक्सल्स का कंटेनर हो जाएगा, उसकी विड्थ हाइट हो जाएगी 400 पिक्सल्स। अब हाइट को डिफाइन करने के लिए आपके पास एक और यूनिट होता है VH का। VH स्टैंड्स फॉर व्यू पोर्ट हाइट।
हाइट, ठीक है। अब व्यू पोर्ट हाइट वही आपके व्यू पोर्ट की हाइट है 100, आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे व्यू पोर्ट की 100 हाइट है ना, व्यू पोर्ट की हाइट, उसमें से वो सिर्फ 50% ऑफ दी व्यू पोर्ट हाइट वो कवर कर ले। तो ये आप देख होंगे कि बाकी 50% एम्प्टी है, उसने ऑक्यूपाई नहीं की, बाकी 50% को उसने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। और ये उसने 80 व्यू पोर्ट वेट ले ली और उसके बाद की जितनी भी वेट है वो एम्प्टी छोड़ दी है। इसके बाद आ जाते हैं, ठीक है, मिन और मैक्स। मिन वेट क्या, मिन यानी मिनिमम, और वेट में लिख देता हूं तो क्या होगा कि मिनिमम वेट वो कितनी ले। मैं कहता हूं कि भाई मैं लिख देता हूं 400 पिक्सल्स और मैक्सिमम वेट 400। सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये डिव का जो कंटेनर है ना, ये डिव है, ये कम से कम वेट ले 100 पिक्सल्स की। अगर टेक्स्ट जितना भी छोटा हो जाए वो कम से कम वेट तो 100 पिक्सल्स की ले, और मैक्सिमम वेट 400 की ले, ज़्यादा से ज़्यादा 400 की वेट ले, इससे ज़्यादा कवर ना करे। इसकी असल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको डिव से हटाकर स्पैन कर देता हूँ और ये पैराग्राफ का टैग हटा देता हूँ तो और ज़्यादा अच्छे से देख लूँगे। मिनिमम वेट मैंने क्या लिखा 100 पिक्सल, मैं इसको 400 पिक्सल्स कर देता हूँ। डॉट कंटेनर स्पैन, स्पैन और पैराग्राफ के टाइप में कुछ डिफरेंस है? स्पैन और पैराग्राफ में बिल्कुल डिफरेंस है। स्पैन एक इनलाइन लेवल एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट है, और पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और पैराग्राफ का स्पेसिफिक पैराग्राफ्स, ठीक है, टेक्स्ट के लिए स्पेसिफिकली यूज होता है, और स्पैन आपके किसी भी कंटेनर्स या आप एक पेरेंट एलिमेंट डिफाइन कर रहे हो तो उसके लिए यूज हो रहा होता है। ओके, सही। कहते हैं मिन विड्थ हो गई, मिन हाइट हो गई, सॉरी मिन विड्थ और मैक्स हाइट, मैक्स विड्थ हो गई, और मिन विड्थ, मिन हाइट, मिन हाइट यानी मिनिमम हाइट, कितनी हाइट वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, 300 पिक्सल्स मैं डिफाइन कर देता हूँ कि कम से कम हाइट 300 पिक्सल्स होगी। ये यहाँ पे उसने 300 पिक्सल्स की हाइट ऑक्यूपाई कर ली, कम से कम लिए। अगर टेक्स्ट जितना बड़ा होते जाएगा वो वेट बढ़ते जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैक्स हाइट में 300 पिक्सल्स लिखूँ ना, तो क्या होगा कि टेक्स्ट जितना बड़ा हो जाए ना, वो 300 पिक्सल्स के बाद जाके वो ही नहीं, ठीक है। और मैक्सिमम वेट में ये होगा कि डिफाइन की 300 पिक्सल्स और मिनिमम वेट कुछ भी डिफाइन नहीं की, तो टेक्स्ट की जितनी भी हाइट होगी वो उतनी स्पेस कवर करेगा, बाकी को एम्प्टी छोड़ देगा। लेकिन अगर मैं साथ में मिनिमम हाइट भी दे दूँ ना, कि मिनिमम हाइट कम से कम इतनी होनी भी चाहिए, लेट्स सपोज 200 पिक्सल, तो वो 200 पिक्सल्स तो हाइट लाजमी कवर करेगा, और मैक्सिमम हाइट 300 पिक्सल से कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। उसका टेक्स्ट ब्रेक हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है जो कि हम आगे देख रहे होंगे। इसके बाद आ जाते हैं यार ये मैक्स वाला वापसी करा ना, मैक्सिमम हाइट। अच्छा सही, यार एग्जांपल मैं आपको करवा दूं। मेरा चेंज नहीं हो रहा मैक्सिमम हाइट में। आप देख रहे होंगे मैक्सिमम हाइट इस व्यू पोर्ट की, इस डिव की कितनी थी, यहाँ पर ये रहा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस व्यू पोर्ट की मैक्सिमम हाइट है 300 पिक्सल्स के। 300 पिक्सल्स से इस कंटेनर ने एक्सीड नहीं किया, हाउएवर इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट था वो बाहर आ चुका है, जो कि हमें नजर आ रहा है, ठीक है। और उसी की अगली प्रॉपर्टी है जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, कि एक और प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो के नाम से। ओवरफ्लो यानी इस कंटेनर का जो भी ओवरफ्लो होगा, लेट्स सपोज एक
इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है वो ओवरफ्लो अगर हुआ, ठीक है, ना हो तो मैं कहता हूँ ओवरफ्लो अगर हो तो वो हिडन हो जाए, यानी हाइड हो जाए, उसके बाद कुछ नजर ना आए। मैंने रीलोड किया, देख रहे होंगे आप, इससे पहले जितना भी टेक्स्ट था वो बाहर शो हो रहा था, मुझे नजर आ रहा था ओवरफ्लो होते हुए, लेकिन जब ओवरफ्लो हिडन की तो इस के जितना भी जो टेक्स्ट था वो जितनी विड्थ तो मैंने डिफाइन की थी उतना तो टेक्स्ट मेरे पास शो रहा है, लेकिन जो एक्सीड की ना जितनी हाइट के बाद से टेक्स्ट हाइड हो गया है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी वैल्यू थी स्क्रॉल के नाम से, अगर 300 पिक्सल से ज्यादा एक्सीड करे तो इसके बाद से ओवरफ्लो स्क्रॉल हो जाए। अब देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रॉलिंग इफेक्ट आ रहा है मेरे पास, मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ और ये देख रहे होंगे मैं आप अपना टेक्स्ट जो भी मेरे डिव कंटेनर के अंदर कंटेंट मौजूद है वो मैं स्क्रॉल करके व्यू कर सकता हूँ, ठीक है। आई गेस यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन है अब तक तो बता दें, और कोई आप में से अगर कोई समरी बता दें कि अब तक कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा। एनीवन? कोई भी नहीं है, ठीक है, चले। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, एक और प्रॉपर्टी है बॉर्डर मार्जिन पैडिंग, ठीक है। किसी ने भी सवाल नहीं किया था बिल्कुल स्टार्ट से कि भाई एग्जांपल दिखा दूंगा यार, ये कंटेनर ने साइडों पे विड्थ क्यों छोड़ी हुई है और ऊपर भी हाइट जगह छोड़ी हुई है, टॉप पे कुछ जगह छोड़ी हुई है, ये क्यों छोड़ी हुई है? वेबसाइट्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं पैडिंग और मार्जिन। मैं यहाँ पे आपको पेंट पर शो करवा देता हूँ। ये लेट सपोज एक वेब पेज है, ठीक है, मैंने न्यू विंडो खोली, मैंने लिखा, ये एक वेब पेज है लेट सपोज, इसके अंदर एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि ये साइडों पे जगह छोड़ी है। अब साइडों पे जगह क्यों छोड़ी है? ये इस वजह से कि इसने पैडिंग और मार्जिन्स क्या होते हैं, ठीक है, तो उसकी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा, एक आप देख रहे होंगे टैग है बॉडी का, तो आप बॉडी को भी एक्सेस कर सकते हैं CSS में। तो मैंने लिखा बॉडी के, बॉडी में आए और ये जो जितना भी साइड पे ये स्पेस है ना, ये खत्म किस तरह होगा? मैं लिखता हूँ मार्जिन उसका 0 हो जाए, पैडिंग 0 हो जाए। देख रहे होंगे आप साइडों से पैडिंग, साइडों से जितना भी मार्जिन और पैडिंग था वो खत्म हो गया, लेकिन टॉप से अभी भी मौजूद है। वो क्यों? साइज है, यहाँ पे मैं इस कंटेनर पे भी आता हूँ, मार्जिन 0, कोई ऐसा एलिमेंट ठीक है। साइडों से इसका जो पैडिंग था वो खत्म हो गया। अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ मार्जिन और पैडिंग में। तो लेट सपोज इस डिव कंटेनर के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, तो मैं पैराग्राफ्स को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, इंडिविजुअल पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो। आप देखोगे ये कलर आ रहे हैं जो कि येलो कलर है। अब मैं लिखता हूँ कि ये जो कंटेनर है इसका मार्जिन क्या होता है? आउटर पार्ट ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का बाहर के हिस्से में आप स्पेसिंग देना चाहे ना, तो वो मैं आपको बुक से एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये देखें, आप बाहर आप स्पेस दे रहे हैं 10 पिक्सल्स की ऑन एवरी साइड, फ्रॉम टॉप
फ्रॉम राइट, फ्रॉम बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट। आप टॉप से लेकर लेफ्ट तक हर जगह से 10 पिक्सल्स का मार्जिन दे रहे हैं कि भाई ये 10 पिक्सल्स स्क्वीज हो जाए फ्रॉम दी आउटसाइड। एक और चीज होती है पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? इंटरनल स्पेसिंग। मैंने लिखा 10 पिक्सल्स पैडिंग आ जाए। अब देख रहे थे इससे पहले कि जो पैराग्राफ थे वो बिल्कुल चिपके हुए थे कंटेनर के साथ, लेकिन 10 पिक्सल्स की मैंने पैडिंग ऐड की तो जो कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो स्क्वीज हो गए 10 पिक्सल्स। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल स्पेसिंग मिल गई बाय डिफाइनिंग द प्रॉपर्टी पैडिंग। मैं बुक्स में आके एक एग्जांपल अगर शो हुई है तो ठीक है। विथ मार्जिन एंड पैडिंग जूम कर देता हूँ कि मार्जिन और पैडिंग के साथ आप देख रहे होंगे खूबसूरती आ रही है। मार्जिन यानी बाहर आपकी स्पेसिंग आ गई और पैडिंग इंटरनल स्पेसिंग, और विदाउट आप देख रहे होंगे एलिमेंट्स चिपके हुए हैं एक दूसरे से। अब एक और सही तरह से आपको मार्जिन से क्या होता है? एलिमेंट दूर होता है। बिल्कुल, मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखोगे आप, मैंने 2 कंटेनर्स बना दिए जिनके बीच में स्पेसिंग आ गई है 10 पिक्सल्स की। अब मैं यहाँ से मार्जिन हटाता हूँ तो देख रहे होंगे आप कि ये बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे से। ये एलिमेंट्स कंटेनर्स एक दूसरे से चिपके हुए। मैं चाह रहा हूँ इन जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इनके बीच में कुछ ना कुछ मार्जिन आ जाए। तो आउट्स ये देख रहे होंगे अब दोनों कंटेनर्स के बाहर 10 पिक्सल्स की स्पेसिंग आ गई। जब आप किसी भी एलिमेंट के बाहर स्पेसिंग देना चाहते हैं उसे मार्जिन्स कहते हैं, और किसी भी एलिमेंट के अंदर की स्पेसिंग को आप पैडिंग कहते हैं। अगर मैं पैडिंग हटा दूं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल पैराग्राफ टैग कंटेनर से बिल्कुल चिपक रहे हैं। अगर मैं पैडिंग ऐड कर दूं कंटेनर को तो देख लेंगे आप कि 10 पिक्सल्स की इनसाइड स्पेसिंग आ गई है। आई गेस यहाँ पे सबको क्लियर होगा। मार्जिन पैडिंग क्लियर है ये टॉपिक? सही, थैंक यू। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूँ। मार्जिन्स मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू लिखी 10 पिक्सल। लेट्स सपोज मैं मार्जिन 10 पिक्सल मैंने देता हूँ, पैडिंग पे आ जाते हैं। पहले मैंने सिर्फ 10 पिक्सल्स रखा है तो सिर्फ मैंने एक वैल्यू दी है। इसका मतलब यह है कि हर जगह से टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट हर चारों साइड से 10 पिक्सल्स की पैडिंग आ जाए। अब मैं चाह रहा हूँ यार मेरे पास सिर्फ टॉप से 10 पिक्सल्स हो, बाकी टॉप से 10 पिक्सल्स हो। मैं चाह रहा हूँ राइट पे 20 पिक्सल्स हो। आप जब भी HTML CSS में स्टाइलिंग करोगे तो आप क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है? टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट पर आते हैं जब भी आप कोई भी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मैंने 10 पिक्सल्स लिख दिया, टॉप पैडिंग आ जाए 20 पिक्सल्स फ्रॉम द राइट, 30 पिक्सल्स फ्रॉम द बॉटम और 40 पिक्सल्स फ्रॉम द लेफ्ट। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 10 पिक्सल्स टॉप पे आ गई पैडिंग, 20 पिक्सल्स आ गई, और यहाँ पे 30 पिक्सल्स, और यहाँ पे आप राइट पे क्लियर विजन देख रहे होंगे 30 पिक्सल्स का। अगर मैं हाइट और विड्थ हटा दूँ और क्लियर हो गया आप लोगों को कि टॉप से 10 पिक्सल्स है, 20 पिक्सल्स,